चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन इस चैप्टर का, फाइनेंसिंग डिसीजंस। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजंस कि क्या क्या डिसीजंस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जो डेली बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेने पड़ते हैं। सिंस फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके पास अथॉरिटी है। फाइनेंस मैनेजर जो होता है ना सर, उसके पास क्या अथॉरिटी रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे रिलेटेड विद फाइनेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पैसा कहाँ से उठाना है, ठीक है, एक्वायर कैसे करना है। शुरू में याद होगा फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब पढ़े थे। क्या मतलब था सर कि उसमें एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस के बारे में बात हुई थी, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस के बारे में बात हुई थी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस के बारे में बात हुई थी, याद है। तो उसमें ये सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे ना, दीज आर द वेरियस डिसीजंस दैट अ फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ डेली बेसिस। डेली उसको ये सारे डिसीजंस लेने हैं कि पैसा कहाँ से उठाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, ताकि 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 क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है सर कि क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयरहोल्डर्स। याद आ रहा है कुछ कुछ धुंधला धुंधला, जिसने नहीं देखे हैं पहले के 2 लेक्चर्स वो प्लीज यहाँ से देखना स्टार्ट ना करें, पहले वो प्रीवियस 2 लेक्चर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसके बाद यहाँ से आके कंटिन्यू करें सारे लेक्चर्स को, तब जाके सर रिदम बनेगी, तब जाके मज़ा आएगा पढ़ने में। और जैसे जैसे आप ये सारा चैप्टर के पूरे लेक्चर्स देख लेंगे, इस चैप्टर के जैसे ही आप सारे लेक्चर्स देख लेंगे, आई एम डैम श्योर कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और इसमें एग्जाम में सारे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इस चैप्टर से वो आपको डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल डिसीजंस। क्या क्या डिसीजंस हैं जो एक फाइनेंस मैनेजर को डेली बेसिस में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेने पड़ेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। सर केस स्टडीज आती है इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर से केस स्टडीज आने वाली है आपको एग्जाम में, पक्की बात है सर, लिखवा लीजिए। चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आए, चाहे फाइनेंसिंग से आए, चाहे डिविडेंड डिसीजन से आए, आती ही हैं केस स्टडीज। तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ताकि केस स्टडीज इजीली आपको एग्जाम के अंदर बने और आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो पहला डिसीजन, फर्स्ट डिसीजन की बात कर रहे हैं अपन, जो पहला डिसीजन हर एक फाइनेंस मैनेजर को लेना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डिसीजन कौन सा होता है सर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर, चिल्लर एकदम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब अगर मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ किसी कंपनी का, तो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा ना जो कंपनी का प्रीशियस सबसे चीज है, प्रीशियस रिसोर्स है जो कंपनी का, वो क्या होता है सर, फाइनेंस, पैसा। सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज किसी भी कंपनी के अंदर क्या होती है सर, पैसा। तो मेरे को सबसे पहले डिसीजन लेना पड़ेगा कि उस पैसे को मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूँ। अब इन्वेस्ट करना है पैसों को, ठीक है सर, तो असेट्स में ही तो इन्वेस्ट करेंगे ना। असेट्स जो बिजनेस के एसेट होते हैं, ठीक है, असेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। बिना असेट्स के तो कंपनी काम नहीं कर सकती। बिना लैंड और बिल्डिंग के बताओ कंपनी बिजनेस कर सकती है क्या? बिना फैक्ट्री के कंपनी बिजनेस कर सकती है क्या? बिना प्लांट एंड मशीनरी के प्रोडक्शन हो सकता है क्या फैक्ट्री के अंदर? बिना फर्नीचर के कंपनी के अंदर काम चल सकता है क्या? या फिर स्टॉक के, बिना स्टॉक के, स्टॉक इज ऑल्सो करंट एसेट ना, बिना स्टॉक के आप स्टॉक इकट्ठा ना करो तो उसको बेच पाओगे क्या? अगर बेचोगे नहीं तो बिजनेस कर पाओगे क्या? तो बिना एसेट्स के तो कंपनी काम सर कर ही नहीं सकती। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में फाइनेंस मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ेगा जो कंपनी का प्रीशियस रिसोर्स है, फाइनेंस, पैसा, जो कंपनी का पैसा है, उसको कौन कौन से एसेट्स में कितना कितना इन्वेस्ट करना है। आ रही बात समझ में? कौन कौन से एसेट में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कौन कौन से एसेट में कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजन लिया जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। क्या लिखा है देखो, दिस डिसीजन रिलेट्स टू केयरफुल सिलेक्शन। आपको एकदम एज अ फाइनेंस, भैया फाइनेंस मैनेजर का जो काम होता है ना कंपनी के अंदर, हल्का पतला काम नहीं है। फाइनेंस मैनेजर के ऊपर बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है सर। उसको एकदम केयरफुली सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको केयरफुल सिलेक्शन करना पड़ेगा ऑफ असेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। तो बिजनेस कहाँ कहाँ पैसा लगाएगा, बिजनेस का पैसा कहाँ कहाँ लगेगा, उसको सिलेक्ट करने का जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है, फाइनेंशियल मैनेजर के ऊपर वो जिम्मेदारी रहती है किसी भी कंपनी के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या हो गया सर, इट रिफर्स टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स। आपको असेट्स को एकदम केयरफुल तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से एसेट में कितना पैसा लगाना है, कितने की प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, कितना पैसा बिल्डिंग में लगाना है, कितने पैसे का लैंड खरीदना है, ठीक है। तो ये सारे जो डिसीजन लेना पड़ेगा वो फाइनेंस मैनेजर को डेली बेसिस पे लेना पड़ेगा। अब इसमें एक स्पेसिफिक लाइन लिखी है, व्हेन द डिसीजन रिगार्डिंग फिक्स्ड असेट्स। कितने टाइप के एसेट्स होते हैं बच्चों? 2 टाइप के एसेट्स होते हैं।
ठीक है। कितने टाइप के एसेट्स होते हैं? 2 टाइप के। पढ़ चुके अपन बचपन में 11th में। 2 टाइप के एसेट्स कौन कौन से होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। तो अब वो क्या बोल रहा है? बहुत सिंपल लैंग्वेज, if the decision regarding when decision regarding fixed assets is taken, तो आप यहाँ पे कौन से एसेट्स की बात कर रहे हो? फिक्स्ड एसेट्स, नॉट करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की बात नहीं कर रहे हो, कौन से एसेट्स की बात कर रहे हो? अगर सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड डिसीजन लिया जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को आप क्या बोल सकते हो? कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोल सकते हो। ये बात याद रखना, एमसीक्यू वगैरह में पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है? सर अगर सिर्फ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड डिसीजन लिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो बताओ क्या डिसीजन है? तो उसको क्या बोलेंगे अपन? कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलेंगे। तो बस कुछ नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का नाम चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एसेट्स। तो अगर करंट एसेट के बारे में बात कर रहे हो तो वो डिसीजन क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर एक्सक्लूसिवली फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हो कि लैंड कितने का खरीदना है, मशीनरी कितने की खरीदनी है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलेंगे। बस इतनी सी बात है, सिंपल। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कोप, नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? इंपॉर्टेंस ऑफ स्कोप क्या है कैपिटल बजटिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन? क्यों जरूरी है? क्यों ऐसा जरूरी है कि हर एक फाइनेंस मैनेजर को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है सर? ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? सबसे पहला आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन लीड्स टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी। एक बात बताओ ना, अगर मैं डिसीजन ले, आज मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ किसी कंपनी का, ठीक है, आज फाइनेंस मैनेजर है कोई कंपनी का, इसके पास क्या है सर? इसके दिमाग में सोच चल रही है, कुछ तो भी सोच रहा है। क्या सोच रहा है ये फाइनेंस मैनेजर? बहुत टेंशन में ये सोच रहा है कि यार हमको ना प्रोडक्शन बढ़ाना है। क्या करना है? चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाना है। जो भी चीज़ें सेल कर रहे होंगे इनका प्रोडक्शन इनको बढ़ाना है। तो ये सोच रहा है कि यार एक फैक्ट्री और सेटअप करनी पड़ेगी। देयर इज अ नीड फॉर वन एडिशनल फैक्ट्री। तो अब इसको सोचना पड़ेगा यार, फैक्ट्री अगर मेरे को सेटअप करना है तो कितना पैसा लगेगा, कितने का लैंड लगेगा, कितने की बिल्डिंग लगेगी, कितने का प्लांट एंड मशीनरी लगेगा फैक्ट्री के अंदर। तो ये सारा डिसीजन लेगा बेचारा, ठीक है। सोचो कितना हाई लेवल का इसको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सारा डिसीजन लेना है सर कि कितना क्या लैंड लगेगा, कहाँ पे जमीन लेंगे जहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए लेबर की, लेबर भी तो मिलना चाहिए। कौन सा ऐसा एरिया होगा जहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो रिसोर्सेज इजीली मिल जाएंगे, अपन को रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा वहाँ पे। तो ये सारा डिसीजन, इसको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो बताओ इन फैक्टर्स से, इन डिसीजन से, अगर ये जो डिसीजन लेगा फैक्ट्री सेटअप करेगा और फैक्ट्री अच्छी सक्सेसफुल हो जाएगी तो उससे क्या होगा? कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा, ठीक है। कंपनी क्या करेगी? लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होने वाला है कंपनी का सर। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल भी बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा और कंपनी विल बी हाईली सक्सेसफुल इन द नियर फ्यूचर। तो हम बोल सकते हैं कि जो कैपिटल डिसीजन होते हैं इट अफेक्ट्स द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो अगर डिसीजन अच्छा लेगा तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होगी, अगर डिसीजन बुरा लेगा, फैक्ट्री गलत जगह सेटअप कर देगा, फैक्ट्री में अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो फिर कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो कंपनी की ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट है सर? कैपिटल बजटिंग डिसीजन पे डिपेंडेंट है कि कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी। दूसरा लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, ये कोई हल्के पतले डिसीजन नहीं है सर। छोटे छोटे 10-20 रुपए की बात नहीं कर रहे हैं अपन कि आपकी जेब में 10 का नोट पड़ा हुआ है और आप सोच रहे हो कि यार ये 10 रुपए का मैं क्या खरीदूं, ठीक है। तो ये कोई इतना छोटा डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे करोड़ों की बात हो रही है सर, करोड़ों की बात हो रही है डेली बेसिस पे। तो बताओ इसमें फंड्स जो इन्वॉल्व होंगे वो छोटे अमाउंट के होंगे या बहुत बड़े अमाउंट के फंड्स इन्वॉल्व होंगे? तो टेंशन छोटी होगी या टेंशन बड़ी होगी? सर बहुत बड़ी टेंशन होगी। यहाँ पे करोड़ों की बात हो रही है, फैक्ट्री सेटअप करना है तो करोड़ों रुपए लगेंगे, प्लांट खरीदना है, मशीनरी खरीदना है फैक्ट्री के अंदर तो करोड़ों रुपए लगेंगे। तो बहुत ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ किया या चिट सिस्टम किया, अपन ने एक चिट्ठी निकाली और ये डिसीजन ले लिया, क्योंकि इसमें फंड्स छोटे अमाउंट के इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ज्यादा फंड्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। तीसरा रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क तो है ना सर, अभी अपन इसी में बात कर रहे थे सेकंड वाले पॉइंट में कि फंड्स इतना ज्यादा फंड्स इन्वॉल्व है अगर, तो रिस्क भी तो बड़ी होगी। छोटा फंड्स होता 10 रुपए की बात होती तो ले लेते रिस्क, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी, गए तो गए 10 रुपए। पर यहाँ पे 10 करोड़ की बात हो रही है, 100 करोड़ की बात हो रही है सर, तो रिस्क कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा। बहुत सोच समझ के, एनालाइज करके एकदम, ठीक है, सारे प्रोज एंड कॉन्स अप्लाई करके, एनालाइज करके फाइनेंस मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। अगर डिसीजन अच्छा नहीं लिया फाइनेंस मैनेजर ने, सपोज गलती हो गई उससे डिसीजन लेते समय, कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस में उसने मिस्टेक कर दिया या कोई भी, और ठीक है बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गई, तो उसकी वजह से जो डिसीजन है वो गलत हो जाएगा और कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सर। तो बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। और लास्ट बात क्या लिखी है, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं वो कैसे डिसीजन है? इररिवर्सिबल। कैसे डिसीजन है सर? इररिवर्सिबल डिसीजन है। इररिवर्सिबल मतलब वंस टेकन
इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक, ठीक है, इसको अपन रिवर्स नहीं कर सकते हैं डिसीजन को। एक बार तुमने सोच लिए कि मेरे को फैक्ट्री बनाना है, फैक्ट्री तुमने बना लिए, अब तुमको बनाने के बाद लग रहा है सर कि गलत बन गई फैक्ट्री, प्रोडक्शन बढ़ा है तो डिमांड तो कम हो गई प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर, और अगर प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से, ठीक है, प्रोडक्शन तुमने बढ़ाने का सब तामझाम कर चुके हो, प्रोडक्ट की डिमांड ही खत्म हो गई मार्केट से, तो अब प्रोडक्शन करने का कोई मतलब है कैसा, मतलब वो फैक्ट्री बनाना क्या हो गया, वेस्ट हो गया। फैक्ट्री बनाना अगर वेस्ट हो गया तो पैसा क्या हो गया, चले गया। अब वापस से वो फैक्ट्री कैश में कन्वर्ट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजन कैसे होते हैं सर, इरिवर्सिबल डिसीजन है, इसलिए बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा डिसीजन। आपने कोई डिसीजन लिए, उसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ तो फंड्स वेस्ट हो जाएंगे। फंड्स क्या हो जाएंगे सर, वेस्ट हो जाएंगे, बिकॉज अब आप अपने डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देयर इज नो गोइंग बैक, ठीक है, देयर इज नो वे यू कैन रिडीम योरसेल्फ, आप लोग अपने आप को अब रिडीम नहीं कर सकते। इसलिए पढ़ के समझ आ रहा है कि फाइनेंस मैनेजर की जो पोजीशन रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत ज़्यादा रिस्की पोजीशन है, उसको बहुत ज़्यादा, ठीक है, एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत सारे टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा, बहुत सारे टूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद जाके वो कोई भी डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले सकता है। क्लियर है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस और स्कोप है कैपिटल बजटिंग का, एक बार फिर से, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंस और स्कोप है कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। इट लीड्स टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी, कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी, अगर डिसीजन अच्छा लोगे तो कंपनी ग्रो करेगी, डिसीजन अच्छा नहीं लोगे तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व है सर, यहाँ पे चिल्लर पैसों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे करोड़ों की बात हो रही है, तो बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होगा इस डिसीजन के अंदर, तो डिसीजन बिल्कुल सोच समझ के लेना है। रिस्क इन्वॉल्व रहेगी इसके अंदर, रिस्क बहुत ज्यादा रहने वाली है आपकी, ठीक है, अगर डिसीजन गलत लिए तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान आपकी वजह से हो सकता है। और लास्ट है इरिवर्सिबल डिसीजन है, एक बार आपने डिसीजन ले लिया, आप फाइनेंस मैनेजर हो सर के कंपनी के, एक बार आपने डिसीजन ले लिए तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। योर डिसीजन विल बी कंसीडर्ड एज फुल एंड फाइनल, इसलिए जो भी सोचना है वो डिसीजन लेने के पहले सोचना है, डिसीजन लेने के बाद सोचने का कोई भी सेंस नहीं है, बिकॉज ऑफ डिसीजन को अपन रिवर्स नहीं कर सकते। गलत डिसीजन लिया तो कंपनी के रिसोर्स वेस्ट हो जाएंगे, कंपनी को नुकसान हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए, अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में पढ़ लिया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो प्रीशियस फंड्स हैं, जो फाइनेंस है, उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, फिक्स एसेट्स में, करेंट एसेट्स में। अगर डिसीजन एक्सक्लूसिवली फिक्स एसेट्स के बारे में लिया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाएगा। फिर हमने उसके बाद पढ़ा है इंपॉर्टेंस कैपिटल बजटिंग का, क्यों जरूरी है कैपिटल बजटिंग करना। अब लास्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये टॉपिक, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। इसका मतलब जब फाइनेंस मैनेजर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेगा ना कि उसको कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कौन सी जगह पे फैक्ट्री सेटअप करना है, प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाना है, प्रोजेक्ट बी में पैसा लगाना है, तो उसको कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। ही विल कंसीडर वेरियस फैक्टर्स बिफोर डिसाइडिंग कि कहाँ पे पैसा लगाना है, क्योंकि एक बार पैसा लगा दिया तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है सर कि अगर एक बार पैसा लगा दिया तो गया, इरिवर्सिबल हो जाएगा आपका डिसीजन, वापस से उसको आप अपनी गलती को सुधारने का कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। तो गलती करना ही क्यों, गलती करो ही मत ना, ठीक है। अगर गलती सुधारने का मौका नहीं मिल रहा है तो गलती नहीं करेंगे अपन बिल्कुल भी। इसलिए ये जो फैक्टर्स हैं अगर आप इसको कंसीडर करोगे एज अ फाइनेंस मैनेजर बिफोर डिसाइडिंग वेयर टू इन्वेस्ट द प्रीशियस रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, तो आपसे गलती की गुंजाइश क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सर। तो 3 फैक्टर्स है जिसको अपन को ध्यान में रखना है बिफोर डिसाइडिंग कि हमको कौन से प्रोजेक्ट में, कहां पे, कौन से एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले क्या है सर, फैक्टर कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। द फर्स्ट फैक्टर इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितना पैसा हर साल उस प्रोजेक्ट से आने वाला है। सपोज आज की डेट में आप एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, आपको लग रहा है कि जो 0 ईयर रहेगा, मतलब आज की डेट में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, आप 100 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हो, ठीक है। 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब ये आपके पास से पैसा जाने वाला है, तो ये कैश का इनफ्लो हुआ या कैश का आउटफ्लो हुआ, कैश का आउटफ्लो हो गया, ठीक है। 100 करोड़ आपके पास से चले गए। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर साल आने वाले 10 सालों तक 5, 6, 7, 8, 9, 10 आने वाले 10 सालों तक जो आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो हर साल कितने रिटर्न्स मिलने वाले हैं, सपोज 15 करोड़ के हर साल रिटर्न्स मिलने वाले हैं। 15 करोड़ 15 करोड़ 15 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़। तो बताओ ये फायदे का सौदा है नुकसान का सौदा है,
10 साल तक 15 करोड़ मिलने वाले, मतलब आप 150 करोड़ कमाने वाले हो। फिर इसका ना अभी अपन नहीं पढ़ रहे हैं, अपने सिलेबस में है नहीं। जब आप सीए फाइनल के लेवल पे पहुंचोगे, आगे जाके अगर आप सीए करोगे, ठीक है, तो सीए फाइनल के लेवल पे या फिर एमबीए वगैरह करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो उसमें भी कुछ इसका पार्ट है कैपिटल बजटिंग का, ठीक है। कैपिटल बजटिंग में बहुत सारे टूल्स यूज किए जाते हैं। जब भी फाइनेंस मैनेजर डिसीजन लेता है ना कैपिटल बजटिंग का, कि फिक्स एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो कुछ टूल्स है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का एक टूल रहता है, एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है कि ये जो 150 करोड़ की वैल्यू जो 10 साल बाद रहेगी, वो प्रेजेंट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से क्या फिजिबल है क्या इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, ऐसे करके फाइनेंस मैनेजर क्या लेता है, वेरियस डिसीजंस लेता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्योंकि देखो बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है सर, इसमें बहुत सारा पैसा लगाना है, तो डिसाइड जब करोगे तो बहुत सारा टेक्निकल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा बिफोर डिसाइडिंग। तो पहला बस आप इतना सा ध्यान रखो इस चीज के अंदर, सिंपल मैनर में एकदम पढ़ रहे हैं अपन अभी सीए फाइनल में पहुंचे के साथ नहीं पहुंचे, तो इतना ज्यादा डिटेल में अपन बात यहाँ पे नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, कैश फ्लो देखो, प्रोजेक्ट से कितना कैश फ्लो आने वाला है फ्यूचर में। अगर इनफ्लो ज्यादा आ रहा है, आपको लग रहा है कि इनफ्लो ज्यादा आने वाला है प्रोजेक्ट से, तो आप उस प्रोजेक्ट में क्या कर दो, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। एज अ फाइनेंस मैनेजर यू कैन टेक दिस डिसीजन कि अगर इनफ्लो उतना आएगा कि आप अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हो और आपकी जो प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट है वो निकल जाएगी उससे, देन यू कैन डिसाइड टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आई बात समझ में सर? दूसरी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कितना पैसा कमाने का स्कोप है उस प्रोजेक्ट से आपको, ठीक है। अभी जैसे मैंने इसी एग्जांपल में बात किया, या इस एग्जांपल को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करके बोलते हैं कि 100 करोड़ अपन ने लगाए तो 100 करोड़ माइनस हो गए। 10 साल में हर साल अपन 15 करोड़ का इनफ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो पैसा कितना आ जाएगा सर आपके पास? 150 करोड़ आ जाएगा। बताओ, 100 करोड़ लगाए और पैसा कितना आ गया? 150 करोड़ आ गया। तो ये जो 50 करोड़ है, दिस इज नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको आरओआई बोलते हैं। कि आपने 100 करोड़ रुपए लगाए, उसकी वजह से आपको क्या प्रॉफिट मिल गया सर? 50 करोड़ का प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो आप सपोज आपके पास दो ऑप्शन है, एक प्रोजेक्ट ए है, एक प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए में सर आपको पता है कि मेरे को 10% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है, मतलब अगर मैं 100 करोड़ लगाऊंगा तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा? 110 करोड़ मिल जाएगा। सिंपल मैथ से सर 100 करोड़ का 10% कितना होता है? 10 करोड़। तो 100 करोड़ लगाने के बाद आप कितना पैसा कमा सकते हो? 110 करोड़ आप कमा सकते हो। एक प्रोजेक्ट बी है जिसका आरओआई कितना है? 5%। मतलब अगर आप इसमें 100 करोड़ लगाओगे ना सर, तो कितना पैसा कमा सकते हो? सिर्फ 5 करोड़ कमा सकते हो। 100 का 105 ही होगा बस। तो बताओ कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे, प्रोजेक्ट ए में या प्रोजेक्ट बी में? तो सर ऑब्वियस सी बात है, जिसका आरओआई ज्यादा होगा, जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, मैं उस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करूंगा एज अ फाइनेंस मैनेजर। बिकॉज रिटर्न जितना ज्यादा, कंपनी का प्रॉफिट उतना ज्यादा, कंपनी का प्रॉफिट जितना ज्यादा, शेयर होल्डर्स की वेल्थ उतनी मैक्सिमाइज होगी। लिंक करो सर, लिंक करो। ऑब्जेक्टिव्स में पढ़े थे अपन ने, वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे होगी शेयर होल्डर्स की, अगर प्रॉफिट कंपनी का बढ़ेगा। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? अगर प्रोजेक्ट की आरओआई क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अलग अलग प्रोजेक्ट में अगर कंपेयर करना है फाइनेंस मैनेजर को, ठीक है, कि क्या कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं, तो वो आरओआई चेक कर सकता है। जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, उस प्रोजेक्ट में वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तीसरी चीज है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब इन दोनों के अलावा और कुछ छुटपुट चीजें, छोटी छोटी बातें जो देखनी पड़ेगी उसको फाइनेंस मैनेजर को, कि अगर सपोज वो किसी रिमोट लोकेशन पे किसी गांव में फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, ठीक है, तो उसको वहां पे एरिया देखना पड़ेगा कि यार सर ये एरिया हमारी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए अच्छा है कि नहीं, यहाँ पे हमको लेबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो हम चाह रहे हैं वो टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, अगर प्रोडक्शन करना है फैक्ट्री के अंदर तो रॉ मटेरियल होना चाहिए, उस जगह पे रॉ मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर रॉ मटेरियल ले जाना पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सब अलग अलग छोटे छोटे क्राइटेरियाज है। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हो गया, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए। आपने सोच तो लिया मैं पानी में चलने वाली कार बनाऊं, पर उसके लिए टेक्नोलॉजी भी तो आपके पास होनी चाहिए ना। ऐसी टेक्निक अवेलेबल है क्या मार्केट में, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स है, मशीनरी क्या लगेगी, इनपुट क्या लगेगा, रॉ मटेरियल क्या लगेगा, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में छोटी छोटी बातें आ जाएगी, जो सारे फैक्टर्स को फाइनेंस मैनेजर को ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर डिसाइडिंग कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद लास्ट में एक छोटी सी लाइन लिखी है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन है, द फाइनेंस मैनेजर मस्ट कंपेयर ऑल द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स वेरी केयरफुली
and then only decide where to invest the most scarce resources of the firm, that is finance. तो फाइनेंस मैनेजर के लिए एक अच्छी बात लिख दी है कि फाइनेंस मैनेजर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज देके खुश हो जाए, वो सिर्फ क्या देख रहा है, सिर्फ कैश फ्लो देख रहा है। वो सिर्फ देख रहा है कि मेरे को कैश फ्लो अच्छा आएगा तो चलो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, और आरओआई उसने देखा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया उसने कुछ देखा ही नहीं कि यार रॉ मटेरियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं। वो सिर्फ कैश फ्लो देख के क्या हो गया, खुश हो गया, और खुश होकर क्या कर दिया, उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो बताओ होशियारी का काम किया या बेवकूफ़ी का काम किया फाइनेंस मैनेजर ने? बेवकूफ़ी का काम किया। उसको सारे फैक्टर्स को अच्छे से एनालाइज करना है, ऐसा नहीं ये कोई ऑप्शन नहीं मिला है फाइनेंस मैनेजर को कि 3 में से एक कोई भी देख ले और मजे मार ले, ठीक है। उसको सारे फैक्टर्स को एकदम बारीकी से एनालाइज करना पड़ेगा, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट भी देखना पड़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखना पड़ेगा, और भी जो बाकी क्राइटेरिया है, जो भी टेक्निक्स है, कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स है, रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने की जो टेक्निक्स है, तो सब कैलकुलेशंस उसको करके देखना पड़ेगा कि वेदर इट इज फिजिबल, वेदर इट इज पॉसिबल, ठीक है। फिजिबल होना चाहिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कि कंपनी को बेनिफिट मिले पैसा इन्वेस्ट करने से, नहीं तो कंपनी को बेनिफिट नहीं मिला तो सर नुकसान किसको होने वाला है, शेयर होल्डर्स को होने वाला है, और शेयर होल्डर्स को नुकसान होगा तो ऑब्जेक्टिव जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये 3 बातें हैं, 3 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, किसी भी फाइनेंस मैनेजर के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, बस ये 3 बात है। केस स्टडी में आपको पूछ सकता है, केस सिनेरियो देके कि आप बताओ कि कौन सा डिसीजन है, कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है पर्टिकुलर डिसीजन को। तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर समझ में आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में बताइए कि कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, ताकि मैं अलग से इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ, ठीक है। आगे जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और देखते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।